Good morning everyone. Today we will starting with the topic functions of commercial bank. ठीक है, इसके पहले हमने किया था टाइप्स ऑफ बैंक्स. आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. फंक्शंस यानी कमर्शियल बैंक कौन से काम परफॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. नाउ देयर आर टू मेन functions that a commercial bank performs. First is primary function, second is secondary function. ठीक है, आज हम प्राइमरी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. सेकेंडरी फंक्शन वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. नाउ प्राइमरी फंक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स. हमने इसके पहले भी देखा था कमर्शियल बैंक क्या करती है, कस्टमर से उनके पैसे लेती है और उसको सेफगार्ड करके रखती है, जिसको हम डिपॉजिट बुलाते हैं. और जब कस्टमर को फाइनेंशियल नीड होती है तो उनको पैसे देने का काम भी बैंक करती है, जिसको हम बोलते हैं कि बैंक ने लोन दिया. ठीक है, तो देयर आर टू मेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज ग्रांटिंग लोन्स. ठीक है, अब डिपॉजिट्स में क्या हो रहा है, देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. वन इज डिमांड डिपॉजिट, सेकेंड वन इज टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या है, कस्टमर पैसा जमा तो करेगा बैंक में, जब वो बैंक को डिमांड करेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तब बैंक को कस्टमर को पैसे लौटाने पड़ेंगे. टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है कि ये ऐसा अमाउंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, जब तक वो टाइम एक्सपायर नहीं होता तब तक कस्टमर को वो पैसे लौटाए नहीं जाएंगे. इसीलिए नाम दिया गया है उनको डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मीन्स रिटर्न टू कस्टमर एज एंड व्हेन डिमांडेड. टाइम डिपॉजिट का मतलब है इट इज पेएबल टू कस्टमर ओनली व्हेन द पर्टिकुलर टाइम एक्सपायर्स. नाउ अब हम डिमांड डिपॉजिट को आगे क्लासिफाई करते हैं. डिमांड डिपॉजिट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सेविंग डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स. ये अकाउंट आई गेस हर एक पर्सन का होगा, जो जितने बच्चे हैं सबके पास सेविंग अकाउंट तो अब तक ओपन हो चुका होगा. सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं हम अपने इनकम का एडिशनल पार्ट जो है वो थोड़ा सेव करते हैं फॉर फ्यूचर. सेविंग अकाउंट अब तो बच्चे भी खोलते हैं, ठीक है, बट सेविंग अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय सैलरीड पर्सन. ऐसे पर्सन जो सैलरी अर्न करते हैं, हर महीने की उनकी जब सैलरी फिक्स होती है, ऐसे फिक्स्ड अर्नर्स सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं. ठीक है, अब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना तो कितने पैसे जमा करना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट द कस्टमर कैन मेक. हम अपने इनकम के हिसाब से अपनी सेविंग डिसाइड कर सकते हैं. यहाँ पर आप कभी सेव करो, किसी महीने आप बैंक में जमा नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, पर सेविंग डिपॉजिट में विड्रॉवल पर लिमिट होती है. जमा करने पर कोई लिमिट नहीं है, कभी भी जमा करो कभी भी निकालो, पर विड्रॉवल पर लिमिट है. एक महीने में आप खाली 5 विड्रॉवल कर सकते हो, यानी यू कैन विड्रॉ योर डिपॉजिटेड अमाउंट ओनली 5 टाइम्स अ मंथ. एक महीने में 6th टाइम जरूरत पड़ी तो आप विड्रॉ तो कर सकते हो, पर बैंक विल चार्ज यू सम अमाउंट 50, 20 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट यू विड्रॉ, यू हैव विड्रॉन. ठीक है, अब सेविंग अकाउंट, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा मैम हम तो दिन भर में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसकी भी पेमेंट्स करते हैं, तो अगर मान लो मैंने 6 ऑनलाइन पेमेंट कर ली तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन पेमेंट ओवर हियर. मैं जो सेविंग डिपॉजिट के विड्रॉवल पर बात कर रही हूँ, तब मैं सिर्फ जब आप बैंक में जाकर पैसा निकालते हो या एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉ करते हो, मैं उस विड्रॉवल की बात कर रही हूँ. विड्रॉइंग बाय एटीएम कार्ड एंड विड्रॉइंग बाय विड्रॉवल स्लिप. ठीक है, ये सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन की लिमिट है, मिलाकर 5 विड्रॉवल. आप 3 बार एटीएम से निकालो, 2 बार आप बैंक जाकर निकालो, 3 बार आप बैंक जाकर निकालो, 2 बार एटीएम से निकालो, या 5वां टाइम आप बैंक जाके पैसे विड्रॉ कर रहे हो, या 5वां टाइम आपने एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर लिया है. 5th ट्रांजैक्शन होने के बाद द मोमेंट यू मेक 6th ट्रांजैक्शन, आपके अकाउंट में चार्जेस लगाए जाएंगे, यानी सम विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, माइनस कर दिए जाएंगे. अब जो मैंने कहा कि एटीएम कार्ड से 5 विड्रॉवल कर सकते हो, तो एटीएम कार्ड पर भी 3 विड्रॉवल्स आर अलाउड फ्रॉम योर सेम बैंक एंड 2 विड्रॉवल्स फ्रॉम अदर बैंक्स, या वाइस वर्सा भी चलता है
3 विड्रॉवल फ्रॉम अदर बैंक एंड 2 विड्रॉवल फ्रॉम योर ओन बैंक। ये हुआ सेविंग डिपॉजिट की स्टोरी। अब बात करते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट। मैंने क्या बताया, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन, जो जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है। करंट डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, सेविंग अकाउंट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विड्रॉवल की लिमिट है कि एक मंथ में आप 5 टाइम्स ही विड्रॉ कर सकते हो। 6th टाइम आप विड्रॉ करोगे तो आपको चार्जेस लगेंगे, बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेगी। इसका मतलब क्या है, महीने में 5 बार यू आर मेकिंग विड्रॉवल। करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेसमैन ओपन करते हैं। बिजनेसमैन को तो दिन भर पैसा निकालना, पैसा डालना, इतने ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। अगर आज मान लो आप बिजनेसमैन हो और आपके पास आज 5 सप्लायर्स आ गए जिनको आपको पेमेंट करनी है, आपने बैंक से की, तो क्या हुआ, एक ही दिन में आपके 5 ट्रांजैक्शन हो गए। 6 ट्रांजैक्शन पे आपको चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बिजनेसमैन सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिनको करंट अकाउंट बुलाया जाता है। ठीक है, अब इस अकाउंट में क्या हो रहा है, बिजनेसमैन कभी भी पैसा निकाल सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है। जहां पर सेविंग डिपॉजिट पे विड्रॉवल लिमिट है 5, वहां पर करंट डिपॉजिट पर कोई भी विड्रॉवल लिमिट नहीं है। यानी आप जहां यहाँ पर महीने में 5 बार आप विड्रॉ कर पा रहे हो, यहाँ दिन भर में आप 10 बार भी विड्रॉ करोगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसीलिए बिजनेसमैन सेपरेटली करंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब मैं बात करती हूँ टाइम डिपॉजिट की। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, यू हैव डिपॉजिटेड योर मनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डिपॉजिट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट आप फिक्स पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज फॉर 2 years इन बैंक। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपीज मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, कितने ईयर्स के लिए, 2 years के लिए, तो इसका मतलब है कि ये 1 लाख रुपीज मैं 2 साल तक बैंक से निकाल नहीं सकती। 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मुझे ये 1 लाख प्लस बैंक मुझे इंटरेस्ट मिलाकर मेरा अमाउंट पे करेगी। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट में क्या हो रहा है, जो हमारे पास आइडल कैश पड़ी रहती है जिसकी मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ऐसे अमाउंट को हम क्या करते हैं, फिक्स करवा लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। उतने पीरियड के लिए हमको बैंक इंटरेस्ट पे करती है। ऑलराइट, उसके बाद सेकंड होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर नाम क्या है, रिकरिंग यानी बार बार। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, एवरी मंथ हम एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल से ₹500 पर मंथ, और ये टाइम डिपॉजिट है, यानी ये डिपॉजिट भी एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम क्या करेंगे, पैसे भरते जाएंगे। अब मान लो मैंने 3 years के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, तो 3 years के लिए हर मंथ में मैं 500 रुपीज़ क्या करूँगी, बैंक में डिपॉजिट करते जाऊँगी। इस मंथ किया, अगले मंथ भी 500, उसके अगले मंथ भी 500, यानी यहाँ क्या हो रहा है, एक सेम अमाउंट हर मंथ मैं बैंक में जमा कर रही हूँ। कितने पीरियड के लिए, 3 years के लिए। ये पीरियड कौन डिसाइड करता है, ये पीरियड कस्टमर खुद डिसाइड करता है। 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, दैट विल डिपेंड ऑन द कस्टमर। अब मैंने एग्जाम्पल में क्या रहा कि मैंने 3 years के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है। अब 3 साल तक मैं 500 एवरी मंथ भरते जाऊंगी बैंक में। जब ये 3 years कंप्लीट हो जाएंगे तो जितना भी अक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगा, यानी 3 साल में मैंने जितने पैसे भरे हैं आज तक, वो प्लस इंटरेस्ट मिलाकर बैंक मुझे रिटर्न करेगी। ठीक है, तो ये है 4 टाइप के अकाउंट्स जो इन 2 टाइप के क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किए गए हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। क्योंकि बैंक डिपॉजिट ले रहा है तो डिपॉजिट पर बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, बिकॉज योर मनी इज विद बैंक। इसी पैसे को बैंक मोबिलाइज करती है, लोन के तौर पर देती है। तो जब मैं बात करूंगी इंटरेस्ट की, सो द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब ऐसा क्यों,
क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपके पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हो, जो उनको पता है कि कस्टमर ये वापस मांगने आने वाला नहीं जब तक पीरियड एक्सपायर नहीं होता। तो इस पीरियड के लिए क्या होता है, जो आपका फिक्स्ड अमाउंट होता है, यही सेम अमाउंट वो लोन के तौर पर लोगों को देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर मेरा पैसा मान लो 3 ईयर के लिए फिक्स कर दिया गया है मैंने, तो बैंक को पता है कि 3 साल तक तो कस्टमर आएगा नहीं, तो क्या करता है यही आपका पैसा वो लोन के तौर पर मोबिलाइज करता है, उनको दे दिया जाता है जिनको लोन की जरूरत है। तो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट इज पेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट भी टाइम डिपॉजिट है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया 3 इयर्स के लिए, तो क्या हो रहा है बैंक के पास सिर्फ पैसा आ रहा है, जाएगा नहीं। उनको पता है कि एवरी मंथ बैंक विल गेट 500 रुपीज फ्रॉम मी, तो क्या हो रहा है एवरी मंथ 500 बैंक के पास आएगा, और ये कब तक आते रहेगा 3 साल तक। तो क्या होगा बैंक के पास कंटिन्यू पैसा आ रहा है, तो उसके लिए भी बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा। जहाँ फिक्स डिपॉजिट पर बैंक 6 to 9% इंटरेस्ट पे करते हैं, वहाँ रिकरिंग डिपॉजिट पे 4 to 5.5% इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट है पर एनम, यानी 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे होता है, उससे थोड़ा कम रिकरिंग डिपॉजिट पे, उससे थोड़ा कम सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर एनुअली यूजुअली 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। कुछ बैंक ऐसी भी है जो 3% इंटरेस्ट भी देती है साल भर में, ठीक है, एनुअली। और करंट डिपॉजिट अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? करंट डिपॉजिट अकाउंट पर मिलता है 0% इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट डिपॉजिट अकाउंट। नाउ द रीजन व्हाई क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये पैसा बैंक के पास टिकता ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, बैंक क्या करती है करंट अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटी देती है, कितने बार भी पैसा निकालो। जब बैंक के पास कोई पैसा टिकेगा ही नहीं, वो पैसा मोबिलाइज नहीं कर पाएगी, जिनको उनको लोन देना है मोबिलाइज नहीं कर पाएगी, इस वजह से वो क्या करती है करंट अकाउंट होल्डर्स को कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती, ठीक है। आपको अभी इस टॉपिक में क्या बातें याद रखनी है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर अकाउंट, करंट अकाउंट होल्डर्स डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पीपल, करंट डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन। इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वी पे अ लंप सम अमाउंट एट अ सिंगल टाइम, ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हो रहा है, अ फिक्स्ड अमाउंट इज पेड इन एवरी मंथ, कब तक, जब तक हमने पीरियड डिसाइड कर रखा है तब तक। अब ये तो हो गई डिपॉजिट्स की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ग्रांटिंग लोन्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, नाउ वी विल सी ग्रांटिंग लोन्स। बैंक क्या करती है, जब किसी को फाइनेंशियल नीड होती है तब बैंक हमको लोन भी प्रोवाइड करती है। किस लिए लोन देती होगी, बिजनेस करने के लिए, मैरिज के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, तो ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए जिनको पैसे की नीड है बैंक उनको फंड से देने का काम करती है, जिसको हम कहते हैं ग्रांटिंग लोन्स। नाउ दिस फंक्शन इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, loans are usually for a longer period whereas advances are for shorter period। कितना लंबा, अगर बैंक आपको क्रेडिट दे रही है फॉर 1 ईयर और मोर तो उसको लोन्स में कैटेगराइज करेंगे। अगर आपको बैंक टेम्पररी क्रेडिट दे रही है यानी नॉट मोर देन 6 मंथ्स तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे इन एडवांसेस, ठीक है। अगर बैंक हमें क्रेडिट देती है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर तो हम उसे लोन्स में कैटेगराइज करेंगे। वेरेज अगर बैंक आपको क्रेडिट दे रही है, उधारी दे रही है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स तो हम उसे एडवांस में क्लासीफाई करेंगे। नाउ वी विल सी अबाउट लोन। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, अगर बैंक आपको 1 ईयर का क्रेडिट प्रोवाइड करती है तो उसे शॉर्ट टर्म लोन कहा जाएगा। अगर आपको बैंक ने 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से 5 साल तक का क्रेडिट प्रोवाइड कर रखा है तो आप उसको मीडियम टर्म लोन कहोगे। और अगर आपको बैंक ने क्रेडिट दिया है फॉर अबव 5 इयर्स
तब उसे लॉन्ग टर्म लोन कहलाओगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये कितने लॉन्ग, कितने मीडियम, कितने शॉर्ट, इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड। इफ बैंक हैज गिवन यू क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, then we will call it as short term loan. If bank has given you credit for a period of more than 1 year but less than 5 years, then we will call it as a medium term loan. And if bank has given you credit for a period of more than 5 years, then we will call it as a long term loan. Simple. Second type of loan is advances. Advances are usually for short period. कितना शॉर्ट? तो नॉट मोर देन 6 months. ठीक है, एडवांसेस में भी अगर 3 टाइप्स है. फर्स्ट इज कैश क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब क्या है? उधारी, कैश में उधारी देना, सिंपल वर्ड. ठीक है, बैंक ये फैसिलिटी 2 अकाउंट होल्डर्स को देती है, दैट इज सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. Bank provides cash credit facility to 2 account holders, that is saving account holders and current account holders. कभी कभार अपनी बिजनेस की नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए बैंक आपको क्या करती है? कैश क्रेडिट प्रोवाइड करती है. ठीक है, जब बैंक आपको कैश में क्रेडिट प्रोवाइड करेगी तब इन अकाउंट होल्डर्स को एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम होता है कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी अकाउंट कहा जाता है उसे. ठीक है, जब भी बैंक आपको कैश में क्रेडिट उधारी प्रोवाइड करेगी तब आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग अकाउंट, जिसे सीसी अकाउंट यानी कैश क्रेडिट अकाउंट कहा जाता है. कैश क्रेडिट का जो अमाउंट है वो आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड में बैंक को रिटर्न करना पड़ता है विद इंटरेस्ट. बैंक कभी भी कोई भी काम फ्री में नहीं करती है. ठीक है, आपको लोन देगी तो आपसे इंटरेस्ट लेगी, आपको एडवांस भी देगी तो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी. इसका मतलब अगर बैंक आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है तो वो आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी. जितना क्रेडिट आप बैंक से लोगे उतने क्रेडिट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एंड दिस कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन टू ओनली 2 अकाउंट होल्डर्स, दैट इज सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सेकेंड वन इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. Now this overdraft facility is given to only current account holders. ठीक है, करंट डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है. Now what is overdraft facility? For example, इमेजिन कीजिए आपके बैंक में 15,000 रुपीज डिपॉजिट है. ठीक है, और आपको किसी को पेमेंट करनी है 25,000 रुपीज की. आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है क्या? The answer is no. Still, if you are having current account, you can make a payment of amount above your deposited amount. मान लो मुझे बैंक से एक फैसिलिटी मिलती है जहां मुझे बैंक क्रेडिट देती है 10,000 रुपीज तक का. अगर मेरे पास 15,000 है और बैंक मुझे 10,000 का डिपॉजिट दे रही है, सॉरी क्रेडिट दे रही है, तो क्या हो रहा है? मैं 25,000 का पेमेंट कर सकती हूँ. मुझे पेमेंट करनी थी किसी आउटसाइडर को 25,000, मेरे पास खुद करंट अकाउंट में 15,000 है और बैंक मुझे अपनी तरफ से क्रेडिट देती है 10,000 रुपीज तक. तो इसका मतलब है अगर मेरे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो भी मैं उस अमाउंट के एक्सेस में किसी को पेमेंट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट यानी यू आर विड्रॉइंग एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ योर डिपॉजिटेड अमाउंट. जितना अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉजिट है उससे ज़्यादा अमाउंट हम विड्रॉ कर पा रहे हैं. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. दिस फैसिलिटी इज गिवन टू ओनली करंट अकाउंट होल्डर्स एंड करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन. ठीक है, ऑन विच नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड. अब क्या हो रहा है? बैंक आपको अगेन क्रेडिट दे रही है, फ्री में तो देगी नहीं. ठीक है, इस क्रेडिट पर भी बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी. जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. मान लो मुझे पेमेंट करनी है कस्टमर को 20,000 रुपीज़ की, मेरी क्रेडिट फैसिलिटी है 10,000 रुपीज़. मुझे अब बैंक, मेरे पास कितना डिपॉजिट है? 15,000. ठीक है,
मुझे पेमेंट करना है 20,000, यानी मुझे अभी कितने क्रेडिट की जरूरत है? आई ओनली नीड 5,000 रुपीज। 5,000 कहाँ से आएंगे? बैंक दे देगी ना, मेरी क्रेडिट लिमिट है ऑलरेडी 10,000 की, मुझे अभी 5,000 चाहिए, तो बैंक मुझे 5,000 रुपीज देगी, तो आई कैन मेक अ पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज टू द सप्लायर और आउटसाइडर। अब सवाल ये, बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है जिसकी लिमिट है 10,000 रुपीज, तो अब मुझे इंटरेस्ट किसके ऊपर भरना पड़ेगा? 5,000 के ऊपर कि 10,000 के ऊपर? सो आंसर इज, जितना अमाउंट आप अपने लिमिट में से विड्रॉ करोगे उतने ही अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब एक थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं। आपकी क्रेडिट लिमिट है 10,000 और आपको सप्लायर को पेमेंट करनी है 30,000 की। आपके पास डिपॉजिट कितना है? 15,000। हाउ मच मोर मनी यू नीड? यू नीड 15,000 मोर। आपकी लिमिट कितनी है? 10,000। ठीक है, आपकी लिमिट कितनी है? 10,000। बैंक आपको कितना पैसा देगा? जितनी आपकी प्री डिसाइडेड लिमिट है उतना ही। बैंक आपको 10,000 के ऊपर कुछ भी देने वाला नहीं। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम यू कैन मेक अ पेमेंट ऑफ द 25,000, नॉट 30,000। आपको तो ऐसा लगने के लिए कितने भी लग सकते हैं, लाख रुपए भी लगेंगे, तो जितना मांगोगे उतना तो बैंक देगी नहीं। बैंक जितनी आपकी प्री डिसाइडेड लिमिट है उतने ही फंड्स आपको इशू करती है इन नेम ऑफ ओवरड्राफ्ट। जितना ओवरड्राफ्ट का अमाउंट आप इशू करोगे उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये रिटर्न करना पड़ता है, तो कितने दिन में? तो यूजुअली ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज टू बी रिटर्न टू द बैंक विद इन 45 डेज। कोई कोई बैंक 60 डेज का भी पीरियड देती है। अगर डिले हुआ तो नहीं भर पाए इतने दिन में तो आपको बैंक चार्जेस लगाएगी, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अब ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत शायद आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। हम जिसे पढ़ते हैं बिल्स रिसीवेबल, ये टर्म आपने पढ़ा होगा। इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी मुझे। होता क्या है, मान लो मैं बिजनेस कर रही हूँ, आप मेरे शॉप पर आए और आपने मुझे कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए पर क्रेडिट में चाहिए, उधारी में, मैं फिलहाल आपको पैसे नहीं दे सकती। मैंने कहा कि नहीं, मैं उधारी नहीं दूंगी। क्या हुआ? आप चले गए, ठीक है, पर इससे मेरा एक नुकसान हो गया। क्या? आप हो सकता है कि 2,000 की शॉपिंग करने वाले थे, मेरे दुकान से आज 2,000 का सामान चला गया होता, वो 2,000 आज नहीं मिलते पर फ्यूचर में तो आते, आने की चांसेस तो होती। मैंने आपको क्रेडिट नहीं दिया तो अगले बार आप आओगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बिजनेसमैन के सामने नहीं आए, इसीलिए बिजनेसमैन कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट भी देते हैं, ठीक है। जब एक बिजनेसमैन किसी कस्टमर को क्रेडिट देता है तो वो उसका डेटर बन जाता है, ठीक है, वो उसका क्या बनता है? डेटर बन जाता है। अब क्या हुआ? अब मान लो मैंने आपको सामान उधारी में दे दिया, ठीक है, और फिर आपने बोला था कि मैं 2 महीने बाद आकर पैसे दे दूंगा। 2 महीने कंप्लीट हुए, मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने कहा कौन से पैसे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ प्रूफ है? नो, आई डोंट हैव एनी बुक। आप बोलोगे सेल्स बुक, बिल होगा, तो मेरी बिल बुक है, मैं तो कितने भी बिल बना सकती हूँ, किसी के नाम पे भी बिल बना सकती हूँ, तो वो बिल किसी काम का प्रूफ नहीं। यानी मैंने आपको जब क्रेडिट में सेल किया था तब आप मेरे डेटर बने थे, ठीक है, पर मेरे पास मैंने आपको चीजें बेची, इसका कोई प्रूफ नहीं है। सेल्स बुक जो है वो मेरी खुद की बुक है, उसमें मैं प्रूफ नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी का भी नाम लिख सकती हूँ। तो क्या हुआ? मैंने जो आपको क्रेडिट दिया वो डूब गए। ऐसी सिचुएशन मेरे सामने नहीं आए। सेफ गार्ड खुद को करने के लिए शॉपकीपर क्या करते हैं, आपने मुझे क्रेडिट मांगा, मैंने कहा ओके मैं क्रेडिट तो देती हूँ पर एक कंडीशन पर। एक स्टैम्प पेपर लूंगी, उस स्टैम्प पेपर पर लिखूंगी पे मी, जो भी आपका सम होगा, मान लो 15,000, और आफ्टर 2 मंथ्स और ड्यू डेट लिख दूंगी। मैंने ये स्टैम्प पेपर पर खुद की साइन मारी, यही सेम पेपर मैंने आपको दिया, आपको बोला आप भी सिग्नेचर करो, ठीक है, इस पे आपकी सिग्नेचर हो गई। अब क्या हुआ? ये सिग्नेचर आपने जो की वो पेपर मैंने अपने पास रख लिया।
अब अगेन 2 महीने हो गए, अब मैं आपके पास आई, मैंने आपको बोला अरे आपका वो पेमेंट पेंडिंग है, वो पेमेंट कर दीजिए। आपने बोला कौन सा पेमेंट? अब मैं क्या करूँगी, ये जो स्टैम्प पेपर है ये आपको दिखाऊंगी, ये पेमेंट। अगर आप अब भी डिनाई करोगे तो मैं आपको इस स्टैम्प पेपर के बेसिस पर कोर्ट में लेकर जाकर खींच सकती हूँ और अपनी पेमेंट आपसे रिकवर कर सकती हूँ। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। जब कोई शॉपकीपर किसी कस्टमर को क्रेडिट में सामान देता है और प्रूफ के तौर पर अगर वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर उससे साइन ले लेता है, तो उस कंडीशन में कस्टमर डिनाई नहीं कर सकता कि उसने आपसे कोई चीजें खरीदी, क्योंकि उसकी खुद की साइन यहाँ पर है। ये तो कंसेप्ट हुआ बिल्स रिसीवेबल का। अब क्या हुआ, मान लो ये तो 2 महीने बाद पेमेंट देने वाला है, मुझे आज 1 ही महीना हुआ ये बिल बना के और मुझे आज अर्जेंट कैश की नीड है। अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरे लिए कागज है नहीं, इट इज अ यूजफुल डॉक्यूमेंट। आप क्या कर सकते हो, इसी बिल्स रिसीवेबल को आप अपने बैंक लेकर चले जाओ। बैंक में आप अपने जहां आपका बैंक अकाउंट है उस बैंकर को आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। अब इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपीज। बैंक क्या करेगा, इसमें से कुछ नॉमिनल चार्जेस काटेगा, से ₹100, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो तुरंत आपको कैश में दे देगा। इसका मतलब क्या है, हमको इस पेमेंट के लिए 1 और महीना रुकना था, पर आपने क्या किया, जहां आपका बैंक अकाउंट है वहां पर आप ये डॉक्यूमेंट लेकर गए, आपने आपके बैंकर को वो डॉक्यूमेंट दे दिया, बैंकर ने थोड़ा सा नॉमिनल अमाउंट काट कर बचा हुआ पूरा कैश आपको तुरंत दे दिया। इससे क्या हुआ, इससे आपकी कैश की नीड सेटिस्फाई हो गई, यानी आपको 1 और महीना रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ये बिल रिसीवेबल आज ही बनाया है तो आज ही आप बैंक में जाकर इसको एनकैश करा सकते हो। फिर वो 2 महीने रुकेगा कौन, 2 महीने बैंक रुकेगी। इसका मतलब क्या है, बैंक ने आपको अगेन क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की। ठीक है, अब 2 महीने बैंक रुकेगी, जब ड्यू डेट आएगी तो जो पर्सन यहाँ पर पेमेंट करने वाला था वो बैंक को जाकर पेमेंट करेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। हमने क्या किया, 15,000 का बिल था, हम वेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, उनको कैश की अर्जेंट नीड है, तो ये पेपर हमने हमारा जहाँ बैंक अकाउंट है वहाँ सबमिट कर दिया। बैंक ने थोड़ा सा डिस्काउंट काट कर रिमेनिंग कैश आपको तुरंत दे दिया। इस कंसेप्ट को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो अगेन बैंक ने क्या किया है, आपको क्रेडिट ही दिया हुआ है, उधारी ही दी है, इसीलिए उसको लोन्स के कैटेगरी में लिखा गया है। पर ये उधारी कितने पीरियड की, कभी भी ये बिल्स रिसीवेबल 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं होते। इसका मतलब है कि बैंक आपको क्रेडिट दे रही है तो कितने पीरियड के लिए, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। अब यहाँ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि 15,000 का बिल था, बैंक ने जगह पर ही 100 रुपीज एज डिस्काउंट काट लिए। ठीक है, और आपको बचा हुआ अमाउंट तुरंत पे कर दिया। तो these were the 3 types of advances that a bank provide to its customer. In our next class, we will be studying about secondary function which commercial bank performs.